चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार चेक करें, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है, फिर अपन क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये बच्चे वॉइस की तीसरी क्लास है, तो पहली 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उनका वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अभी हम तीसरी क्लास में चलते हैं और पहला दूसरा जरूर देख के ही तीसरा देखिएगा, ठीक है। अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चे। तो मैंने आपको कुछ नियम बताए थे जो काफी इंपॉर्टेंट था आपके पेपर के लिए, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको, और फंडामेंटल बेसिक हो चुका था। अब कुछ नए नए वैरायटी जो रहती हैं, वो कुछ एडिशनल चीजें जो हैं कि कब हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है, कब हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, ये सारी चीजें बस मुझे अब बताना है, ठीक है। बनाना तो सिखा दिए हैं, लेकिन कहाँ नहीं बनेगा ये बताना है। लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा हैबिट में आ जाओ। तो कल कितने सवाल हम लोगों ने किए थे? 5 सवाल किए थे। चलिए तो आगे लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था? रवि कैन नॉट। चलो 2 अच्छे क्वेश्चन लिखो थोड़े। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, द पीएम अनाउंस द न्यू पॉलिसी। द पीएम announced the PM announced the new policy. The PM announced the new policy. First one था. Second one, I will carry my books. I will carry my books. Sikha laughed at them. Sikha laughed at them. ठीक है। ये 3 सेंटेंसेस हैं, और कुछ सीखने की बात होगी तो क्वेश्चन के साथ ही मैं आगे सिखाते चलूंगा, ठीक है। अब आपके सामने मैंने कितने वाक्य रखे हैं? 3। तीनों का हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसका अर्थ ये है कि पहले पहचान करना है कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। अगर एक्टिव होगा तो पैसिव, पैसिव होगा तो एक्टिव। लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाता हूं तो हमेशा पहले एक्टिव से पैसिव ही देता हूं, ठीक है। बाद में आप पैसिव एक्टिव बाद में करेंगे जब मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। बाकी ज्यादातर एग्जाम में एक्टिव से पैसिव ही आता है, ठीक है। अब आपके सामने सवाल है बच्चे, आपके ये दिख रहा है, द पीएम अनाउंस द न्यू पॉलिसी। किसने अनाउंस किया है? प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री ने किया है, पीएम ने किया है, मतलब डूअर कौन है? प्रधानमंत्री। और ये पहले लिखे हुए हैं, मतलब कौन सा वॉइस है? ये एक्टिव वॉइस है। क्लियर है कि नहीं? अब ये एक्टिव वॉइस है, और लेकिन अब इसमें टेंस भी पहचान करना बहुत जरूरी है कि कौन सा टेंस है। तो अनाउंस्ड लिखा है केवल, तो ये अकेला कभी भी, देखो एक चीज याद रखना, अनाउंस, अनाउंस्ड और अनाउंस्ड सेकंड फॉर्म भी होता है अनाउंस्ड, और थर्ड फॉर्म भी होता है अनाउंस्ड। बच्चों के मन में कंफ्यूजन आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म जब भी आएगा तो हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई ना कोई रहेगा। क्या क्या रहेगा? हैज, हैव, हैड। अगर ये नहीं है तो वो जरूर कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सेकंड। ऐसे पहचाना करो। क्लियर है कि नहीं? तो ये कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म होने के कारण कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में कैसे करते थे सबको पता है। तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब के सेकंड फॉर्म में हम लोग टेंस जब बदलते थे तो क्या लगाते थे? वॉज या वर। क्या लगाते थे? वॉज या वर। और उसके साथ क्या लगाते थे? थर्ड फॉर्म। लेकिन पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो करेंगे ही। तो द न्यू पॉलिसी, तो यहां पे क्या होगा? द न्यू पॉलिसी वॉज announced बाय द पीएम। प्रधानमंत्री एक लिविंग बीइंग है, लिविंग पर्सन है। क्लियर है कि नहीं? बाय द पीएम। कोई दिक्कत किसी को? तो ये आई थिंक क्लियर होगा, पहले में कोई समस्या नहीं होगा, जो आपने कल पढ़ा था वही था। बताओ कोई समस्या किसी को? सबने बना लिया है? सेकंड नंबर एक बार बनाइए। अब देखो यहाँ पे विल यूज किया है। क्या यूज किया? विल। तो विल के लिए मैं डायरेक्ट बात बता रहा हूँ, बस उसको याद रखना। कल तो मैंने पूरा डिटेल बताया था, ठीक है। आज डिटेल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सुनना है, ठीक है। और उसको दिमाग में रखना, वॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है। चल बनाए कोई? हाँ बताओ। ठीक है, देखते हैं। अब समझो सभी लोग, अब छोड़ दो कॉपी पेन, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये बताओ, ये दिख रहा है आपको पूरा टेंस? और सॉरी, ये आई विल कैरी माई बुक्स, कौन कैरी कर रहा है? आई। और आई कौन है? डूअर।
तो डूअर पहले लिखा है, मतलब कौन सा वॉइस है, एक्टिव है। अब एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है, पैसिव। सबसे पहले टेंस देखेंगे तो विल है और उसके साथ कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या हो गया, वेरी गुड। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, यहां तो कोई प्रॉब्लम है। तो वही करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट बनेगा तो माई बुक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई बुक्स पहले आ जाएगा। अब सवाल ही उठता है सर यहाँ पे विल लगाना है कि सेल लगाना है। अब मेरी बात सुनना, ठीक है, फ्यूचर एक्शन ये सब ताम झाम सब किनारे करो, वॉइस में सबकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सुनिएगा। ये बताइए यहाँ पे आई के साथ क्या लगाया है, आई के साथ क्या लगा है, आई और वी के साथ अगर विल लगा है, आई और वी के साथ क्या लगा है, तो अदर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगेगा, सेल। अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, अदर मतलब दूसरे। तो ये बताइए माई बुक्स दूसरा है ना, आई और वी को छोड़कर दूसरा हुआ ना, तो दूसरा है तो यहां पे क्या लगेगा, सेल। क्या लगेगा, सेल। समझ में है, हाँ या ना। मतलब मैंने क्या बताया सर, अगर सेंटेंस में आई और वी के साथ विल लगा है, आई और वी के साथ क्या लगा है सर, विल, तो हमेशा याद रखिएगा अदर दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, ऐसे दिमाग में रखोगे तो भूलोगे नहीं कभी। क्लियर है कि नहीं है। तो इस सेंटेंस में आई के साथ विल है तो जरूर दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सेल, और माई बुक्स जो है वो दूसरा सब्जेक्ट है। समझ में आया, हाँ या ना। तो माई बुक्स सेल, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चे, यहाँ पे कैरी लिखा है तो सेल के साथ आपको पता है क्या लगता है, बी लगेगा। क्या लगेगा, बी। जब फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो विल सेल के साथ क्या लगाते थे, बी। क्या लगाते थे, बी। तो सेल बी, माई बुक्स सेल बी। फिर यहाँ पे कैरी का थर्ड फॉर्म होगा, कैरिड। क्या होगा, सेल बी कैरिड, सेल बी कैरिड, कैरी कैरिड कैरिड, हाँ या ना। तो सेल बी कैरिड। फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चे, बाई मी, आई का क्या हो जाएगा, मी, आई का हो जाता है मी, ही का क्या हो जाता है, हिम, सी का क्या हो जाता है, हर। क्लियर है कि नहीं। तो माई बुक शैल बी कैरिड बाई मी, ये होगा प्रॉपर। ठीक है, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में विल भी लगाया होगा और सेल भी लगाया होगा, किसे टिक करोगे, सेल वाले। क्यों करोगे, क्लियर है, समझ में। सबसे बड़ा कंफ्यूजन विद्यार्थियों का यही रहता है विल और सेल में, बाकी तो वो कर लेते हैं। क्लियर है कि नहीं, ये बताइए, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ज्यादा कुछ रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। वॉइस के लिए नहीं रटना, टेंस के लिए याद होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, तो यहां तक ओके। अब आते हैं बच्चे थर्ड वन में, किसमें आते हैं, थर्ड वन। हाँ, हाँ, अदर के साथ सेल लगाते हैं। आप बोल रहे सर आई और बी के साथ क्या लगा हो, सेल, तो अदर के साथ विल लगाओगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। और चलिए नेक्स्ट में आइए, सिका लाफ्ड एट देम। क्या लिखा है, सिका लाफ्ड एट। अब बच्चे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं बताया था मैं, आज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, ये लाफ्ड लिखा, उसके बगल में एक प्रीपोजिशन चिपका है, क्या, एट। क्या लगा है, एट। इनको बच्चे हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ये दोनों मिलकर फ्रेजल वर्ब बनते हैं, अकेला नहीं। जैसे सीखा लाव्ड बस लिखा है, क्या लिखा है, लाव्ड, तो लाव्ड और फिर उसके बाद क्या लगा है, एट। तो याद रखिएगा अगर वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन लगा है, किसके साथ, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन, यहां पे नोट करा देता हूं, मैं अलग से लिखवाऊंगा, ये अभी समझाने वाला पॉइंट है, अगला पॉइंट जो अभी तक पढ़ा है उसके आगे, कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगता है तो उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, उसका नाम दे देते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या देते हैं, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, आपने इडियम्स शब्द सुना है, इडियम्स। जब आप वोकैब पढ़ेंगे तो वहां पे एक पढ़ेंगे टॉपिक, इडियम्स एंड फ्रेसेस। क्या पढ़ेंगे, इडियम्स एंड फ्रेसेस। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। क्या होता है, मुहावरे। और मुहावरे में शाब्दिक अर्थ नहीं निकालते हैं, ठीक है, उसका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है, शब्दों का मीनिंग नहीं होता। ठीक है, शब्द जो लिखे हैं उसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं कि ये घोड़े की तरह दौड़ रहा है, मैं अगर किसी को बोलता हूं ये व्यक्ति किसकी तरह दौड़ रहा है, क्या वो व्यक्ति घोड़ा हो गया, वो घोड़ा तो नहीं है, लेकिन वो घोड़े की तरह दौड़ रहा है। मतलब एक मुहावरा कहा हूं कि उसकी जो रफ्तार है वो काफी तेज है, काफी तेज है। बात समझ में है, उसका बुद्धि गधों की तरह है।
मैंने अगर किसी को बोला उसका बुद्धि वो गधों की तरह है, गधों की तरह मतलब क्या है, गधों को किसके तरीके से ट्रीट किया जाता है, जिनका दिमाग कम है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गधा सबसे अच्छा जानवर है वैसे, ठीक है, इतना भार उठाता है, उसके जैसा मेहनती और उसके जैसा ताकतवर जानवर बहुत मुश्किल है, लेकिन बेचारे को बहुत सहना पड़ता है। ठीक, गधों के प्रति मेरे को बहुत सिंपैथी है। पहले बताओ यहां तक समझ में आया क्या मैं बोला? तो मैं बोला कि ये व्यक्ति गधों की तरह है, तो गधों की तरह है मतलब क्या है, हो गया कि उसका थोड़ा सा कमजोर है, बुद्धि से कमजोर है। बात समझ में है? तो ये क्या होते हैं, मुहावरे। अगर आप शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो उसको हम बोल रहे हैं गधा। अब वो गधा कैसे हो जाएगा, गधा के तो 4 पैर होते हैं और इंसान के 2 पैर होते हैं, लेकिन हम उसको एक क्या दे रहे हैं, मतलब एक अर्थ बता रहे हैं उसका, कि अर्थ कुछ और निकल रहा है और शब्दों का अर्थ कुछ और है, हाँ या ना? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुहावरा। क्या बोलते हैं, मुहावरा। ठीक है, अब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब में भी ऐसा ही होता है कि मीनिंग कुछ और निकलता है, मीनिंग लगा हुआ रहता है, लेकिन ये भी इडियम जैसा ही होता है। किसके जैसा होता है, इडियम जैसा होता है, मुहावरे जैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है, वो फर्क अभी आपको ध्यान नहीं देना है। बस इतना याद रखिएगा, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा है तो हर बार ऐसा नहीं, लेकिन 90% चांसेस है कि उसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब में वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन लगा है इनको जुदा नहीं करना है, इनको जुदा नहीं करना है। मतलब ये नहीं कि वॉइस चेंज कर रहे हो, एक्टिव को पैसिव बना रहे हो तो प्रीपोजिशन कहीं और फेंक दिए और वर्ब कहीं और फेंक दिए, जहां रहेंगे साथ साथ रहेंगे, जहां रहेंगे साथ साथ रहेंगे। तो लिख लीजिएगा, फ्रेजल वर्ब को कभी भी अलग अलग नहीं किया जाता, फ्रेजल वर्ब को कभी भी अलग अलग नहीं किया जाता। अभी मैं ट्रांसफॉर्म करके बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ चीजें आपको लिखवा रहा हूं फ्रेजल वर्ब के बारे में। तो लिखिएगा बच्चे, कुछ कौन कौन से फ्रेजल वर्ब होते हैं, ध्यान से देखिए, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे लुक आफ्टर, एक शब्द होता है बच्चे लुक आफ्टर, लिख लीजिए पहले फिर मीनिंग पे चलेंगे। ये फ्रेजल वर्ब है, लुक अप, लुक अप, ठीक है, लुक असाइड, लुक असाइड, ये सारे फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। यहां पे याद रखिएगा, लुक आफ्टर मतलब होता है टू टेक केयर। क्या अर्थ होता है इसका, टू टेक केयर, किसी का ख्याल रखना, ठीक है। लुक अप मतलब होता है टू सर्च, किसी को ढूंढना। और लुक असाइड मतलब किसी को इग्नोर करना, टू इग्नोर, मतलब कोई आपके पास आया और आप लुक असाइड, मतलब आप लुक असाइड मतलब क्या हो गया, किसी को आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। लुक असाइड का अर्थ क्या होता है, टू इग्नोर। लुक अप टू, लुक अप टू लिख लेना बच्चे, लुक अप टू, टू रिस्पेक्ट, किसी को रिस्पेक्ट देना। तो देखो सब में शब्द लिखा हुआ है लुक, सब में वो क्या है, लुक है, ठीक है। लेकिन आफ्टर एक में लग गया, एक में अप लग गया, प्रीपोजिशन बदला है। ये आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, आफ्टर भी प्रीपोजिशन है, अप भी प्रीपोजिशन है, असाइड भी प्रीपोजिशन है, अप टू भी प्रीपोजिशन है। ये देखो प्रीपोजिशन चेंज हुआ, वो सब में सेम था, और सबका मीनिंग क्या हो गया, डिफरेंट। मीनिंग क्या हो गया, डिफरेंट। जैसे लुक आफ्टर मतलब टू टेक केयर, लुक अप टू सर्च, लुक असाइड टू इग्नोर, तो लुक अप टू रिस्पेक्ट। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, फ्रेजल वर्ब। क्या कहलाता है, ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब होते हैं, क्लियर है। लेकिन अभी जो मैंने लिखा ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, लुक से संबंधित ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो फ्रेजल वर्ब हम अलग से देखते हैं जब हम लोग वोकैब देखते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो ये फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन अलग से वोकैब में भी आता है कि इसका अर्थ क्या है, क्लियर है कि नहीं। तो वो अलग से आपको रटने होंगे वोकैबलरी में, क्लियर है। लेकिन अभी समझिएगा कि लुक आफ्टर का ये है, तो ये बताओ, अगर मैं ऐसा तो है नहीं कि आफ्टर को मैं कहीं और रख दूं और लुक को अलग रख दूं, तो मीनिंग तो बदल ही जाएगा। इसलिए कभी भी फ्रेजल वर्ब को हम जुदा नहीं करते, हमेशा ये साथ साथ होते हैं, क्लियर है कि नहीं। अगर इनको अलग अलग कर देंगे तो अर्थ अलग निकल जाएगा, क्योंकि लुक का मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है, और आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद, तो बाद में देखना। अजीब नहीं हो जाएगा, बल्कि मतलब क्या लिखा रहा था, टू टेक केयर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए इनको कभी भी जुदा नहीं करेंगे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। इनकी पहचान करने का तरीका क्या है, वर्ब के साथ क्या लगा रहता है, प्रीपोजिशन। लेकिन ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं है, लेकिन 99% ऐसा होता है, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये समझ में आया सभी को, लिख लिया सबने। अब बच्चे यहां पे सवाल देखिएगा, क्या लिखा है, सीखा लाफ्ड एट देम। तो ये लाफ्ड एट लिखा है, तो लाफ्ड एट बच्चे क्या है कि उनकी ओर देखकर उसने क्या की, मतलब क्या की उसके लिए, लाफ्ड एट मतलब क्या, उनका एक तरह से उपहास उड़ाया या उनके ऊपर हंसा, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो सीखा लाफ्ड एट देम, सिफा सिखा, सिफा बोल रहे हैं, सिखा लाफ्ड एट देम, ये क्या है बच्चे, फ्रेजल वर्ब। क्या है ये,
फ्रेजल। कैसे पहचान किए? यहाँ एट लगा है, एट क्या है? प्रीपोजिशन, और ये क्या है बच्चे? वर्ब, हाँ या ना? और वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आपने पहचान कर लिया, फ्रेजल वर्ब है। तो अब आइए इसका बनाते हैं पैसिव। तो पैसिव जैसा बनाते थे वैसे ही होगा। सबसे पहले एक बात बताओ, ये देम का क्या बन जाएगा? ये पहले आएगा तो वेरी गुड, क्या आ जाएगा? दे। समझ में आ रहा? अच्छा, किसने लाफ किया था, सीखा? तो कौन सा वॉइस था? एक्टिव। लेकिन देम का क्या बन गया? दे। अब आगे का मुझे बताओगे आप सब लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये बताइए कौन सा टेंस है? वेरी गुड, कौन सा टेंस है? केवल वर्ब देख के पहचान करिए, कौन सा वर्ब है? लाव्ड, लाव, लाव्ड, लाव्ड। अगर हैज हैव नहीं लगा है तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट, और ये सेकंड फॉर्म, हाँ या ना? और सेकंड फॉर्म को अगर हम पैसिव वॉइस बनाते थे तो क्या लगाते थे? वॉज या वर। तो ये बताइए, दे लिखा है, दे मतलब वे मतलब एक से ज्यादा, इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे? वर। क्या लिखेंगे? वर। तो दे वर, यहां तक क्लियर है? अब लाफ्ड का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? लाफ्ड ही होता है। तो दे वर लाफ्ड, दे वर लाफ्ड। और लाफ्ड के बगल में एट को इधर उधर नहीं करना है, जहां लिखा है वहीं रखने देना है। क्लियर है कि नहीं है? तो लाफ्ड एट, और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? बाई, और बाई क्या हो जाएगा? सिखा। क्या ये समझ में आया? ठीक है, लाफ्ड एट बाई, सीखा। तो अब बहुत सारे बच्चे इसमें क्या सोचते हैं कि जब ऑप्शन दिया रहता है तो उसमें एट और बाई दोनों लगा रहता है, तो बच्चा पहले ही सोचता सर दो दो प्रीपोजिशन काहे को आएगा? तो हम आपसे पूछेंगे क्यों नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं? इसको बोलते हैं एजेंट। क्या बोलते हैं? एजेंट। ये बाई बता रहा है किसके द्वारा, और ये क्या है? ये एट प्रीपोजिशन की तरह नहीं, पूरा फ्रेजल वर्ब है। क्या है ये? फ्रेजल वर्ब। इसका अर्थ निकलता है, इसका अर्थ क्या है बच्चे? लाफ्ड एट मतलब किसी के ऊपर हंसना। क्लियर है कि नहीं? किसी का उपहास उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो आप लोग ये कभी भी बुद्धि मत लगाइएगा कि एट और वाई सर दोनों कैसे आ सकते हैं अगल बगल। बहुत सारे बच्चे यही समझ के इसको क्या समझते हैं? गलत। समझ में आया? आ सकते हैं, बिल्कुल। क्लियर है सभी को? तो ये एक और आपने अपने कंटेंट में एक चीज और ऐड कर लिया। क्या ऐड कर लिया? फ्रेजल वर्ब। बात समझ में आए? तो वॉइस में जो भी मैंने पढ़ा है उसके आगे कंटेंट में आपने ऐड किया फ्रेजल वर्ब। अब कुछ क्वेश्चंस और मैं आपके सामने दे रहा हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं। अभी तक कितने सवाल कराए हैं? 3। तो 2 सवाल और दे रहा हूं। यहां तक क्लियर है सभी को? ये लिख लेना, यहां पे लिख रहे हैं। तीसरा सवाल, तीसरा की चौथा? चौथा सवाल, आज की क्लास का चौथा सवाल। लिखिए, द ओल्ड लेडी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड। द ओल्ड लेडी looks after the child, looks after the child. Next one, Sarika was staring at the new dresses. Sarika was staring at the new, ठीक है, at the new dress, ड्रेसेस कर लो इसको। ठीक है, एक बार देखो, बनाओ, दोनों को ट्राई करो, फिर बताते हैं। बना लिए? चलो देखो ध्यान से, कैसे करेंगे बच्चे, बोर्ड में देखना। ठीक है, आइए बहुत आराम से देखना है। सबसे पहले बच्चे पहला स्टेप क्या है? पहले देखो ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव। क्यों? लुक आफ्टर कौन कर रहा है चाइल्ड पे? ओल्ड लेडी। अच्छा ये देखो, इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है? लुक आफ्टर क्या है? ये फ्रेजल वर्ब। लुक्स आफ्टर का मतलब होता है बच्चे क्या? फ्रेजल वर्ब है। और फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ क्या होता है? टू टेक केयर, टू टेक केयर। अब मीनिंग समझ में आ रहा होगा। द ओल्ड लेडी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड, इसका अर्थ क्या होता है कि जो एक बुजुर्ग महिला है वो बच्चे का टेक केयर करती है, उसका ख्याल रखती है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया?
तो मीनिंग भी आपको फ्रेजल वर्ब समझ रहे हो, कई बार सेंटेंसेस कम समझ में आता है क्योंकि आपको फ्रेजल वर्ब की जानकारी नहीं रहती है। नहीं तो आप इसमें लुक होता है आफ्टर, मतलब उसको देख रही है, बाद में देख रही है, नया नया ट्रांसलेशन होता है, तो ऐसा नहीं करना होता। बात समझ में है? चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, ये एक्टिव वॉइस का पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के पहले टेंस देखो कौन सा, ये क्या लिखा है, लुक्स। क्या लिखा है, लुक्स। और लुक्स कौन सा फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बनता है, इज एम आर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा तो दी चाइल्ड पहले आ जाएगा, दी चाइल्ड। क्लियर है कि नहीं? अब दी चाइल्ड आने के बाद इज एम आर आएगा, तो दी चाइल्ड क्या है, एक बच्चा है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, इज। क्या आएगा, इज। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? द चाइल्ड इज। फिर उसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लुक का क्या हो जाएगा, लुक्ड। लुक्ड नहीं हो जाएगा, लुक्ड होगा। क्या होगा, लुक्ड होगा। द चाइल्ड इज लुक्ड, और लुक्ड के बाद आफ्टर ही रहेगा, इसको इधर उधर नहीं खिसकाना है क्योंकि फ्रेजल वर्ब है। हाँ या ना? तो लुक्ड आफ्टर। फिर उसके बाद क्या होगा, बाय दी ओल्ड लेडी। वेरी गुड बच्चे, बाय दी ओल्ड लेडी। क्लियर है कि नहीं? समझ में आए मेरे भाई? क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट वन में आइएगा, सारिका वॉज स्टेयरिंग एट द न्यू ड्रेसेस। ठीक है, अब ये देखिए, स्टेयरिंग एट मतलब होता है घूरना। क्या होता है, स्टेयरिंग एट मतलब वो सारिका किसकी ओर देख रही थी, नए नए ड्रेसेस की ओर घूर रही थी, मतलब देख रही थी बेचारी। ठीक है, जैसे बहुत नए नए ड्रेसेस करके देख रही थी, इधर कितने सारे हैं, है ना, तो वही चीजें। तो अब ध्यान से देखिएगा, स्टेयरिंग एट का अर्थ क्या है बच्चे, स्टेयरिंग मतलब घूरना होता है। ठीक है, अब आप ये बताइए, यहाँ पे क्या लिखा है, वॉज। क्या लिखा है, वॉज। कौन सा टेंस है, पास्ट। कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा है, अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस को हम जब ट्रांसफॉर्म करते थे पैसिव में तो क्या करते थे, वॉज वर के साथ क्या आ जाता था, बीइंग। आईएनजी के कारण क्या आता था, बीइंग। और वर्ब का कौन सा फॉर्म होता था, थर्ड। याद होगा शायद आपको। ठीक है, अब आइए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो क्या हो जाएगा, द न्यू ड्रेसेस। यही होगा, ड्रेसेस है, देख लेना, एक नहीं एक से ज्यादा ड्रेस है। अब यहाँ पे क्या होगा, वर। क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक से ज्यादा ड्रेस है। क्लियर है ना? तो द न्यू ड्रेसेस वर बीइंग। वेरी गुड, वर बीइंग, यही होगा ना, पहले बीइंग आता है ना, वॉज वर के साथ बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। हाँ या ना? तो थर्ड फॉर्म में स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का क्या हो जाएगा, स्टेयर्ड। क्या हो जाएगा, स्टेयर्ड। हाँ या ना? स्टेयर्ड, फिर एट क्या हो जाएगा, स्टेयर्ड एट। फिर क्या हो जाएगा, बाई सरिका। लिख लो, बताओ बच्चे, समझ में आया? लिख लो अच्छे से। स्टेयर्ड एट होगा, ठीक है ना? लिख लियो सभी लोग। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे हमने डबल आर मार दिया, डबल आर नहीं होगा, एक ही आर होगा, क्योंकि स्टेयरिंग एक आर होता है ना, तो आईएनजी की जगह बस ईडी लगता है ना, तो एक ही आर रहेगा, याद रखना स्पेलिंग में। थोड़ा देख लो ना एक बार, यहाँ पे एक आर है ना, जबरदस्ती कार काहे लगा रहे हो? अब ठीक है, स्टेयर्ड। चलिए कर लीजिए जल्दी से। हो गया बच्चे, समझ में आया सभी को? ठीक है ना? चलिए, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और यहां तक आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ सवाल और दे रहा हूं मैं, 5 सवाल। कितने सवाल दे रहा हूं, 5। अभी तक सबको सीखने को मिला यहां तक? फ्रेजल वर्ब की कहानी क्लियर है, समझ में आया बच्चे? कोई डाउट तो नहीं है? कभी भी आईएनजी वाला होगा तो बीइंग लगेगा, याद रखना, ठीक है ना? चलिए, तो ये क्वेश्चंस भी हो गए। अब आते हैं, हम आपके लिए 5 सवाल रखते हैं, उसको करिएगा, ठीक है? जितना भी पढ़ा है उसी से। आई विल स्टैंड बाई यू। आई विल स्टैंड बाई यू। अब आपको खुद समझ में आएगा फ्रेजल वर्ब का मीनिंग, अब आपको रटने की जरूरत नहीं, खुद समझ में आएगा। जैसे आई विल स्टैंड बाई यू मतलब क्या है, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, ठीक है, जो भी होगा अपन तुम्हारे साथ हैं, ये कहना चाहते हो। क्लियर है कि नहीं? आई विल स्टैंड बाई यू, ठीक है। नहीं तो अगर एकदम ट्रांसलेशन में जाते, स्टैंड मतलब खड़ा है, बाई हूं, तो थोड़ा मतलब कुछ, ठीक है। द थीफ वॉज अरेस्टेड, द थीफ वॉज अरेस्टेड। पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है बताओ तो थोड़ा, पहले चेक करना है एक्टिव है कि, अगर एक्टिव होगा तो पैसिव, पैसिव होगा तो एक्टिव। क्लियर है? भूलना नहीं इस बात को। तीसरा सवाल, रौनक विल बी टॉट।
Ronak will be taught. Someone has broken the window. Someone has broken the window. Fifth one. The case was being looked into. एक बार ट्राई मारो फिर बताते हैं। 5 को बनाओ। हो गया? चलो, अब ये मैंने आपके सामने कितने सवाल दिए हैं? 5। पांचों को आप सबने कोशिश किया होगा। सबसे पहला काम हमने आपको बताया है, पहले बच्चे क्या देखना है? वॉइस, उसके बाद दिमाग लगाना है, ठीक है ना? ये देखिए कैसे करते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए बच्चे, आई विल स्टैंड बाई यू लिखा है ना? आई विल स्टैंड बाई यू। सबसे पहले ये देखो कि कौन सा वॉइस है। यहाँ पे क्या लिखा है? कौन तुम्हारे साथ खड़ा है? आई। और आई कौन है? डूअर। ये कौन सा वॉइस हुआ? एक्टिव। कौन सा वॉइस हुआ? यहाँ लिख लेते हैं,
कौन सा वॉइस है? एक्टिव। और एक्टिव है तो किस में ट्रांसफॉर्म करना होगा? पैसिव में। किसमें बदलना होगा? पैसिव में। पैसिव में बदलने के पहले आप ये देखिए इसमें सेंटेंस, ये टेंस कौन सा है? विल स्टैंड। क्या लिखा है? विल स्टैंड। और विल स्टैंड का मतलब आप सबको पता है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसको आप किस में बदलेंगे? विल के साथ V1 लगा रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। जब पैसिव में बदलते हैं तो विल के साथ क्या लग जाता है? बी। ठीक है, लेकिन पहले सुन, आई के साथ क्या लगा है? आई के साथ विल। तो मैंने पढ़ाया था कि आई और वी के साथ यदि विल लगता है तो दूसरों के साथ क्या लगेगा? सेल। क्या ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको? हाँ या ना? इसका रीजन भी बकायदा दिया हूं। सबसे पहले ये बताओ, लास्ट में जो लिखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे? यू। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे? यू। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? यू। और यू के बाद क्या लगाएंगे? सेल। और सेल के बाद क्या लगाएंगे? बी। सेल बी। हाँ या ना? उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्टैंडर्ड। क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड बाई। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, स्टैंडर्ड। स्टैंड स्टैंडर्ड होता है कि स्टैंड स्टूड होता है? स्टूड होता है। क्या होता है? स्टूड। क्योंकि स्टैंड का जो सेकंड फॉर्म होता है स्टूड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? स्टूड। हर जगह ईडी चिपका के ज्यादा बुद्धि मत लगाना। हाँ, 90% ईडी ही लगता है। 90% क्या लगता है? ईडी। लेकिन थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड ना हो कि यहाँ पे क्या होगा बच्चे? स्टूड। वेरी गुड। क्लियर है कि नहीं? और स्टूड के बाद बाई लगा है तो बाई लगा दीजिएगा, तो लिख लीजिएगा स्टैंड स्टूड स्टूड। क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? स्टैंडर्ड हर जगह ईडी मत लगा देना। 90% 99% लगता है लेकिन। क्लियर है ना? तो याद रखिए, कुछ नई चीजें जब आपको लगेगी जो नहीं पता तो उसको लिख लिया करो। क्लियर है कि नहीं? तो यू सेल बी स्टूड बाई। यू सेल बी स्टूड बाई। स्टूड के साथ बाई तो रहेगा ही, है ना? उसके बाद फिर हम सुटेबल प्रीपोजिशन लगाते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा? आई। तो आई के लिए फिर से क्या लगेगा? बाई। क्या लगेगा? बाई। मतलब कितने बाई हैं? दो। ये वाला बाई प्रीपोजिशन वाला है और ये वाला बाई फ्रेजल वर्ब है। हाँ या ना? तो बाई बाई मी। क्लियर है कि नहीं? आई का क्या होता है? मी। आई का क्या होता है? मी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब आप लोग बहुत सारे बच्चे ना जब ऑप्शन में आएगा तो ये वाला सबसे पहले गलत करेंगे। तो बोलेंगे दो बाई कैसे दे दिया सर? तो दो बाई ऐसे दे दिया, ये है सुटेबल प्रीपोजिशन और ये है फ्रेजल वर्ब। क्लियर है कि नहीं? दोनों के बाई का काम अलग है। बात समझ में आया? ठीक है, तो बच्चे इसका राइट आंसर होगा यू विल बी, यू शैल बी स्टूड बाई बाई मी। क्लियर है कि नहीं? पढ़ने में जरूर अजीब लग रहा है लेकिन दोस्त ये सही है। बात समझ में है? ठीक है, अजीब चीजें सही होती हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? और 99% बच्चे इसको गलत टिक करके आएंगे कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जानकारी है नहीं उनको। क्लियर है कि नहीं? ना उनको ये पता है फ्रेजल वर्ब क्या होता है और प्रीपोजिशन, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है। क्लियर है कि नहीं? ये हो गया पहला। अब आते हैं बच्चे सेकंड क्वेश्चन में। क्या सभी को क्लियर हो गया? अब तो गलती नहीं करोगे ना? अब आओ बच्चे सेकंड सेंटेंस में। द थीफ वॉज अरेस्टेड। द थीफ वॉज अरेस्टेड। ये बताइए यहां पे डूअर कौन है? हा? दो तरीके हैं पहचानने के वॉइस। कितने तरीके हैं? दो। पहला तरीका पढ़कर और दूसरा तरीका स्ट्रक्चर देखकर। दूसरा तरीका स्ट्रक्चर। पहला पढ़ के बता देता हूं। जिनका मीनिंग में थोड़ा सा कमजोर होते हैं वो स्ट्रक्चर देखकर पहचानना चाहिए उनको। क्या देखकर पहचानना चाहिए? स्ट्रक्चर। लेकिन मीनिंग में भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गिरफ्तार कौन हुआ है? चोर। लेकिन गिरफ्तार को गिरफ्तार करने वाला कौन है? चोर अपने से तो गिरफ्तार हुआ नहीं होगा, चोर को किसी ने गिरफ्तार किया होगा। हाँ या ना? तो चोर को जो गिरफ्तार करता है उसको क्या बोलते हैं? पुलिस। क्या बोलते हैं? जनरली हम उसको पुलिस बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे प्रॉपर जो सेंटेंस है क्या होना चाहिए? द थीफ वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस। हाँ या ना? लेकिन एग्जामिनर ने जानबूझ के क्या हटा दिया? बाई पुलिस। क्योंकि बाई के बाद लिखे ना लिखे सबको दुनिया को पता है कि गिरफ्तार के कौन करता है? पुलिस करता है। पावर किसके पास है? पुलिस। कोई आम इंसान जाके थोड़ी गिरफ्तार करे, मारे बोल काहे कर रहे हो मेरे को? आप कौन हो? ठीक है, जब आप वर्दी में जाएंगे तभी ना वो गिरफ्तार होगा। समझ रहे हो? कि जैसे टीटी ट्रेन में चढ़ता है, टिकट आपसे कोई भी मांगेगा तो आप दिखाते हो? तो आप कौन भैया? ऐसे करते हो कि नहीं? और जब वो काला कोट पहन के आता है तब तुरंत दिखाते हो। तो वही चीजें हैं कि यहाँ पे टिकट काटने वाला फिक्स है कौन? टीटी। और गिरफ्तार करने वाला फिक्स है कौन? पुलिस।
तो यहाँ पे द थीफ वॉज अरेस्टेड, तो बाई करके लिखना ना लिखना वो आपके ऊपर है, इसलिए जरूरी नहीं है कि वो लिखे, क्योंकि सबको अंडरस्टूड है कि गिरफ्तार करने का काम कौन करता है, पुलिस। इसलिए बाई के बाद जो लिखा जाता है वो जरूरी नहीं होता कि आप लिखें। हाँ, कुछ स्पेसिफिक घटनाएं होती हैं उसमें लिखना जरूरी होता है, लेकिन गिरफ्तारी वाले से संबंधित है तो सबको पता है कौन करता है, पुलिस, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए एग्जामिनर ने भी नहीं लिखा था। क्लियर है? लेकिन आपको पता है कि द थीफ वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डूअर नहीं है, डूअर नहीं है, यहाँ पे जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो है। तो डूअर कौन था? पुलिस, जो कि कहां पे लिखा है, लास्ट में। मतलब अगर डूअर किसी सेंटेंस में नहीं है तो याद रखिएगा वो कौन सा सेंटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं बच्चे? पैसिव वॉइस। तो ये कौन सा वॉइस था मेरे भाई? पैसिव वॉइस। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, एक तरीका था मीनिंग से समझने का। क्या मीनिंग से समझ में आया? मीनिंग से समझ में आया? तो यहाँ पे बाई पुलिस लिखा नहीं था, आपने अपने से चिपकाया है, जरूरत नहीं थी आपको भी लिखने की, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं। चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है। दूसरा तरीका पहचान करने के लिए, पहला तरीका तो क्लियर है, वॉइस। दूसरा तरीका स्ट्रक्चर से पहचान कर सकते हो। किससे पहचान कर सकते हो? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से कैसे पहचान करोगे? जब आपने टेंस पढ़ा था, क्या पढ़ा था? टेंस। तो वहां पे एक चीज पढ़ा था, वॉज और वर के साथ हमेशा क्या आता है? आईएनजी। क्या आता है? टेंस की बात कर रहा हूं, टेंस की बात कर रहा हूं, वॉइस में पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहा हूं, एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? तो वॉज वर कभी भी लिखा रहेगा तो कौन सा होगा? आईएनजी। अच्छा, वॉज वर क्या, इज एम आर, वॉज वर कुछ भी हो, इन सबके साथ वर्ब का क्या लगता है? आईएनजी फॉर्म। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? लेकिन यहाँ पे देखो वॉज है, क्या यहाँ आईएनजी लिखा है? नहीं लिखा, तो ये तो मतलब ये आपका कंटिन्यूअस नहीं हुआ, कंटिन्यूअस नहीं हुआ। लेकिन वॉज वर में अगर आईएनजी नहीं लिखा है तो जरूर वो पैसिव में है। किसमें है? और पैसिव में इसलिए क्योंकि वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म वहां पे लिखते हैं। हाँ या ना? समझ में? अगर यहाँ आईएनजी लगा होता तो आप समझ जाते सर ये कौन सा वॉइस है, मतलब ये कंटिन्यूअस में है। और कंटिन्यूअस किसमें सर? किसी में भी कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन आप ये समझ जाते सर ये कौन सा वॉइस होता है? एक्टिव। साधारण सेंटेंस एक्टिव होता है, साधारण मतलब जो आपने टेंसेस में पढ़ा है। ठीक है, परिवर्तित किया जाता है तब पैसिव बनता है। क्या समझ में आ रहा है? दोनों रास्ते क्लियर है? पहला रास्ता डूअर ढूंढ के, डूअर ना मिले तो पैसिव है, और दूसरा रास्ता स्ट्रक्चर देख के। यहाँ पे वॉज के साथ आईएनजी लगता तभी एक्टिव होता, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगा है मतलब पैसिव है। क्लियर है कि नहीं? ठीक। अब पैसिव वॉइस से ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको एग्जामिनर कभी बोलेगा नहीं कि पैसिव पहले से, बस लिख देगा, बोलेगा ट्रांसफॉर्म करिए। तो आपको खुद पहचान करना है कि पैसिव है। अब इसको क्या बनाना है? एक्टिव। क्या बनाना है? एक्टिव। अब एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं? उल्टा काम करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये बताइए, ये वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हम कब लगाते थे? पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें लगाते थे? याद है सभी को? सेकेंड फॉर्म में। किसमें लगाते थे? जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता था तब हम उसको ट्रांसफॉर्म करके वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते थे। कुछ बच्चे को याद आ रहा होगा कंटिन्यूअस, कुछ बच्चे को याद आ रहा होगा, लेकिन कंटिन्यूअस याद नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बीइंग लगा है। क्या बीइंग लगा है? क्या जब बीइंग लगा होता तो पहचान होती कंटिन्यूअस। पहचान करना बता दे रहा हूं, बीइंग लगा रहेगा कंटिन्यूअस में, बीइंग लगा रहेगा पैसिव वॉइस के कंटिन्यूअस में। हाँ या ना? बीन लगा रहेगा, BEEN, किसमें लगा रहेगा? परफेक्ट में। किसमें लगा रहेगा? परफेक्ट में। हाँ या ना? और परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता नहीं है। तीन ही हो गए ना, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। परफेक्ट में क्या लगा रहेगा? बीन। कंटिन्यूअस में क्या लगा रहेगा? बीइंग, पैसिव वॉइस में। हाँ या ना? और इंडेफिनिट में कुछ नहीं लगा रहेगा। तो यहाँ कुछ लगा है क्या? इस पैसिव वॉइस में कुछ भी नहीं लगा, तो ये इंडेफिनिट का है। किसका है? इंडेफिनिट का। और इंडेफिनिट कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसफॉर्म करके पैसिव बनाया है। अब इसका उल्टा बनाना है, क्या? एक्टिव। कौन से टेंस में बनाना है? पास्ट इंडेफिनिट। किसमें बनाना है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में पहले बताओ, बाई पुलिस यहाँ पे नहीं लिखा था, लेकिन हमें पता है कि चोर को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की। तो हम यहाँ पे पहले क्या लगाएंगे? पुलिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुलिस, द पुलिस, द पुलिस। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब द पुलिस के बाद यहाँ पे आपको इंडेफिनिट में लिखना है। तो ये बताइए, इंडेफिनिट में हम कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? वर्ब का सेकंड फॉर्म। और वर्ब का सेकंड फॉर्म अरेस्टेड का क्या रहता है? अरेस्टेड ही रहता है। अरेस्ट, अरेस्टेड और अरेस्टेड। क्लियर है? द पुलिस अरेस्टेड दी थीव। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे उल्टा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं? द पुलिस अरेस्टेड दी थीव। समझ में आया?
तो यहां पे पुलिस दिया नहीं था क्वेश्चन में, आपने पुलिस अपने से लाया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस जब भी हम बनाते हैं तो इंपॉर्टेंट कौन होता है, डूअर। कौन इंपॉर्टेंट होता है, बिना डूअर के आप लिख नहीं सकते। और पैसिव जब दे दिया था तो पैसिव में डूअर गायब कर दिया, तो आपको खुद दिमाग लगाना है कि गिरफ्तार करने का काम कौन करता है, पुलिस। इसलिए आप यहाँ पे जो भी सेंटेंस टिक करेंगे उसके आगे क्या लगा रहेगा, पुलिस, क्योंकि किसी भी एक्टिव वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, डूअर। बिना डूअर के आप सेंटेंस को नहीं लिखते। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और आधे ज्यादा जनता क्या करती है, सर क्वेश्चन में तो पुलिस कहीं लिखा नहीं है और ऑप्शन में पुलिस दिया है, मतलब ये क्या है, गलत। ऐसा नहीं करना है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? तो द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, समझ में आया अच्छे से? चलिए, तो सबसे पहला टास्क पहचान करो, पहचान करके टेंस को बदलो। और ट्रिक्स में बताऊंगा लास्ट में, लेकिन अभी ट्रिक में साथ साथ बोलते भी चल रहा हूं कि सर अगर बीइंग लगा है तो कंटिन्यूअस का है, बीन लगा है तो परफेक्ट का है, कुछ नहीं लगा है तो इंडेफिनिट का है, बात खत्म। क्लियर है कि नहीं? क्या यहाँ बीइंग या बीन कुछ लगा था? नहीं, तो कौन सा था, इंडेफिनिट का। वॉज वर है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये दोनों क्लियर हो गए? बताओ मेरे भाई, समझ में आया बच्चे? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी को क्लियर है? दुखी तो नहीं हो ना? ठीक है, नेक्स्ट वन में आइए। रौनक विल बी टॉट, रौनक विल बी टॉट। अब पहचान करना है, आराम से पढ़ो। मीनिंग से दिक्कत हो ना तो आप स्ट्रक्चर से देखो। दो चीजें हैं, या तो मीनिंग या तो स्ट्रक्चर। पहले मीनिंग से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप स्ट्रक्चर देखिए। बताइए एक्टिव वॉइस है कि पैसिव है? वेरी गुड बच्चे, क्या है ये, पैसिव वॉइस है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किससे पहचान की हो? वेरी गुड, स्ट्रक्चर से जल्दी पहचान में आ जाता है। विल के साथ क्या लगा है, बी। और अगर हम बी के साथ देखें तो हमारा जो नॉर्मल एक्टिव वॉइस होता है तो उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी के साथ आईएनजी लगाते हैं, बी के साथ। तो विल बी टीचिंग में कुछ ऐसा लिखा रहता है ना, तो बच्चे वो कंटिन्यूअस होता। लेकिन यहाँ विल बी के साथ क्या लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब ये पैसिव वॉइस है। समझ में है? और दूसरा तरीका मीनिंग से चलते हैं। रौनक विल बी टॉट, ठीक है, रौनक को पढ़ाया जाएगा, किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा। पढ़ाने का काम किसका है, शिक्षक का। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बाई टीचर। लिखा नहीं है लेकिन हम अपने से दिमाग लगा सकते हैं, हाँ या ना? तो रौनक विल बी टॉट बाई टीचर, बाई टीचर। तो ये पैसिव वॉइस है तो पैसिव का एक्टिव बनाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा, टीचर, बाई दी टीचर। तो द टीचर, द टीचर, फिर द टीचर के बाद क्या आएगा, अच्छा रौनक के साथ क्या लगा है, विल। रौनक क्या है, अदर, क्या लिखा है, अदर। तो अदर के साथ अगर विल लगता है, अदर के साथ विल लगता है तो टीचर भी क्या है, टीचर भी क्या है, अदर। तो इसके साथ भी क्या लगेगा, विल लगेगा, द टीचर विल। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म किसका बनाया जाता था, फ्यूचर इंडेफिनिट का, किसका, तो विल होगा और विल के साथ क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये बताइए, विल टीच, विल, द टीचर विल टीच रौनक। फिर सीधा सा वो लिखेंगे सब। क्लियर है कि नहीं? द टीचर विल टीच रौनक। समझ में आया? द टीचर विल टीच रौनक। समझ में आ रहा है बच्चे? और इसमें डूअर इंपॉर्टेंट होता है इसलिए टीचर को लिखना पड़ा हमें। समझ रहे हो? बताइए, आसान लग रहा है? थोड़ा दिमाग लग रहा है धीरे धीरे? जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी वैसे ही मजा आते जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? नोट करिए। अगला सवाल क्या है, समवन हैज ब्रोकन दी विंडो, समवन हैज ब्रोकन दी विंडो। पहले एक्टिव है कि पैसिव है ये पहचान। स्ट्रक्चर से पहचान कर लो, मीनिंग से दिक्कत हो रहा है। दोनों से समझाता हूं, कौन सा वॉइस है, एक्टिव। पहले स्ट्रक्चर से देखो, स्ट्रक्चर से देखोगे तो हैज लगा है। अगर पैसिव होता तो बीन भी लगा रहता। क्या लगा रहता, बीन। क्या बीन लगा है, बीन नहीं लगा तो कौन सा वॉइस है, एक्टिव। कौन सा वॉइस है, पहली बात, कौन सा वॉइस है। पहला स्ट्रक्चर से क्लियर है सभी बच्चों को? कोई समस्या तो नहीं हो रहा है? ठीक है, पहली बात तो क्लियर होगी। दूसरा तरीका मीनिंग से, समवन हैज ब्रोकन द विंडो, किसी ने दरवाजा तोड़, किसी ने खिड़की तोड़ दी है, लेकिन किसने तोड़ी है, समवन हैज ब्रोकन द विंडो।
किसी ने खिड़की तोड़ी है, तो जो तोड़ा है उसका बताया नहीं है। समवन हैज ब्रोकन द विंडो, यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि किसके द्वारा तोड़ा गया है। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा कि किसी ने खिड़की तोड़ी है, ठीक है, तोड़ने का काम किसी ने किया, लेकिन वो कौन है, डूअर कौन है, यहाँ पे आपको दिया है, कौन दिया है, कोई। कौन दिया है, कोई। और वो कोई का नाम पता है क्या, नहीं, इसलिए एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, क्योंकि खिड़की ने टूटा है लेकिन किसने तोड़ा, किसी ने। और किसी ने कौन है वो हमें नहीं पता, लेकिन किसी, कोई तो है। मैं बोलूंगा किसी ने खिड़की तोड़ दिया, मतलब किसी ने तोड़ा है, तो किसी मतलब वो क्या है बच्चे, डूअर है ना। यहाँ पे डूअर कौन है, सम्मन। डूअर कौन है, सम्मन। और सम्मन कौन है आपको पता है क्या, आपको भले नहीं पता लेकिन किसी ने तो तोड़ा है। समझ में आ रहा है, इसलिए कौन सा वॉइस है, एक्टिव। जब भी समझने में दिक्कत हो स्ट्रक्चर से देख लेना। बताओ समझ में आया, हाँ या ना? इसका क्या बनाना है, पैसिव। क्या बनाना है, पैसिव। अब पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले टेंस देखो, हैज के साथ क्या लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये कौन सा हो गया, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा, प्रेजेंट। तो पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा, तो द विंडो होगा पहले, क्या होगा, द विंडो। और यहाँ हैज है तो हैज ही रहेगा, क्योंकि द विंडो, विंडो सिंगुलर है। द विंडो हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। बाई समवन लिखने की जरूरत है क्या, जो पता ही नहीं है तो काहे को लिखोगे बाई समवन। लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा तो वहां नहीं लिखा रहेगा। इतना ही आंसर होगा, द विंडो हैज बीन ब्रोकन, द विंडो हैज बीन ब्रोकन। बाई समवन लिख सकते हो लेकिन नहीं लिखना, फालतू में नहीं लिखना है। वैसे आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है, तो याद रखना, द विंडो हैज बीन ब्रोकन, द विंडो हैज बीन ब्रोकन। अगर आपको पता होता तो आप खुद बता देते। और पैसिव वॉइस में डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है तो सम्मन को लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आए, लिखना चाहे तो बाई सम्मन लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नोट करके लिख लीजिएगा, द विंडो हैज बीन ब्रोकन, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है ना किसने तोड़ा है, इसलिए क्या लिखे फालतू में। एक तो वैसे ही पैसिव वॉइस में डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता, और डूअर के बारे में वैसे ही नहीं पता है तुमको, तो काहे को लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो द विंडो हैज बीन ब्रोकन, द विंडो हैज बीन ब्रोकन। क्या समझ में आया? लास्ट वन, द केस वॉज बीइंग लुक्ड इनटू। लुक्ड इनटू, पहले बताओ कौन सा वॉइस है, वेरी गुड, कौन सा वॉइस है, क्यों, बीइंग लिखा है, क्या लिखा है, बीइंग। स्ट्रक्चर से ओके है। अच्छा, अब आप ये बताइए, ये पैसिव वॉइस है, यहां लिख देते हैं, तो यहाँ पे डूअर कौन है बताएंगे थोड़ा। द केस वॉज बीइंग लुक्ड इनटू, तुम क्या है, क्या बोले, कौन है डूअर, कौन है यहाँ, हाँ? एडवोकेट, एडवोकेट हो सकता है, जज हो सकता है, हाँ या ना? ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन यहाँ पे लिखने की आवश्यकता, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा पड़ेगा, कौन सा वॉइस है, ये एक्टिव बनाना है। एक्टिव में क्या इंपॉर्टेंट है, डूअर। अगर पैसिव बनाते तो चलो, ये जैसे एग्जामिनर ने गायब किया वैसे आप भी गायब कर सकते थे, सही है कि नहीं है? लेकिन एक्टिव बनाने के लिए जरूरत है, क्या लिखेंगे बताइए, जज लिख लो, क्या लिख लो, जज। अच्छा, केस को कौन कौन देखता है मैं बता, कुछ भी हो सकता है, आपको अपने से नहीं करना है, ये किससे करना है, ऑप्शन, किससे करना है, ऑप्शन में जो दिया, क्योंकि केस को जज तो देखता ही है, और कौन देखता है, वैसे जज का काम केस को देखना नहीं है, वो फैसला लेना रहता है कोर्ट का, ठीक है। वो केस को बताना किसका काम रहता है, वकील का, किसका रहता है, वकील का। और जज भी करता है वैसे, अगर आप एकदम डेप्थ में जाएंगे तो, और एडवोकेट भी करता है, और कौन करता है, डिटेक्टिव, कौन करता है, डिटेक्टिव। डिटेक्टिव होते हैं ना, डिटेक्टिव मतलब समझ रहे हो, जासूस जो होते हैं, कौन होते हैं, जासूस। तो कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ डिटेक्टिव लिख दें या फिर जज लिख दें या फिर एडवोकेट लिख दें, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, द केस वॉज बीइंग लुक्ड इनटू बाय डिटेक्टिव लिख देते हैं। जैसे आप जज लिख लेना, आप एडवोकेट लिख लेना, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है कि नहीं? मैंने बाय डिटेक्टिव लिख दिया, समझ में आ रहा है? गजब का लिखे हैं लेकिन अपन सुंदर सा, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा गया है, तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, बाय डिटेक्टिव कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको पहले इतना क्लियर होना चाहिए कि कौन सा वॉइस है। तो कौन सा वॉइस था, पैसिव।
अब इसका एक्टिव बनाने के लिए उसको लिखना पड़ेगा, तो द डिटेक्टिव डिटेक्टिव वॉज बीइंग है, बीइंग लगा है मतलब कंटिन्यूअस में, किसमें होगा कंटिन्यूअस, तो वॉज लुकिंग, लुक्ड का क्या हो जाएगा लुकिंग, क्या हो जाएगा लुकिंग, लुकिंग से ही लुक्ड बना होगा ना, लुकिंग इनटू, इनटू को जुदा नहीं करना है, ये क्या है फ्रेजल वर्ब, क्या है फ्रेजल वर्ब, द डिटेक्टिव वाज लुकिंग इनटू द केस, द जज वाज लुकिंग इनटू द केस, द एडवोकेट वाज लुकिंग इनटू द केस। क्लियर है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है जो ऑप्शन में दिया, क्लियर है। तो ये बच्चे इसके साथ होता है खेल खत्म, और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ चीजें और बची हैं जो कल हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे। कल हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं पहले से बता दे रहा हूं, पहले बताइए इतना क्लियर है। आज आपने क्या सीखा फ्रेजल वर्ब, आज आपने क्या सीखा पैसिव को एक्टिव बदलना, हाँ या ना, ठीक है। कल आप सीखेंगे, कल आप सीखेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर की तरह बिहेव करते हैं लेकिन दिखते कैसे हैं प्लूरल। ये हम नाउन में भी पढ़ते हैं, किसे पढ़ते हैं नाउन में, लेकिन वॉइस में भी मैं बता दूंगा ताकि नाउन में भी पढ़े रहोगे तो यहाँ भी पढ़े रहोगे तो दोनों जगह से रिवीजन हो जाएगा और याद रहेगा। और वॉइस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कई किताबों के नाम है दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन लिखते क्या है सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। ये कल पढ़ेंगे। फिर कल ये भी पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता, किसका नहीं बनता किसका बनता है ये सिखाएंगे। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, बताओ इसका पैसिव क्या बनेगा, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। जब बनेगा ही नहीं तो क्यों बना रहे हो, ठीक है। इसका नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा वो रीजन कल देंगे। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को। ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ, बनाओ पैसिव वॉइस, अ गुड पर्सन इज बाई मी, कुछ भी ऐसे थोड़ी कुछ भी बनाओगे तो वहां नहीं बनता, और नहीं बनता कहां नहीं बनता वो कल सिखाएंगे। क्लियर है, चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, कल हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू। अभी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी।